नहीं दे। तो यहाँ पर हमने देखा जावा वर्चुअल मशीन के बारे में, और जब जावा बाइट कोड का मैंने आपको फायदा बताया, इसका फायदा यही है, जावा बाइट कोड जो है वो अपने कोडिंग स्कीम है, जावा की अपनी जो वर्चुअल मशीन होती है, जो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जावा में लिखी जाती है उसको डिकोड करती है, और इस वजह से कोई भी प्रोसेसर हो उसका कोई कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आता। जावा पे लिखा हुआ प्रोग्राम हर हार्डवेयर पे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है। इसी चीज को हम कहते हैं जावा का प्रोग्राम जो है वो सिस्टम इंडिपेंडेंट है। जावा का प्रोग्राम सिस्टम इंडिपेंडेंट है, वजह यही है कि वो जो है वो उसको जो है वो अपने वर्चुअल मशीन के जरिए चूंकि वो काम करता है, तो इस वजह से उसका कोड जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे जो है चल सकता है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ये जावा के बारे में, जो वर्चुअल मशीन के बारे में बात की हमने? किसी क्वेश्चन हो तो हैंड गेस्चर में बता दे तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। जी नजम। जी सर, ये बताता कि आपका जो जावा का बाइट कोड होता है ये भी आगे ट्रांसफर होता है असेंबली में, या फिर ये डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट होता है? दोबारा सवाल कीजिएगा। सर आपका जावा का जो बाइट कोड है जी ये हमारे पास दोबारा ट्रांसकंपाइल होता है असेंबली के अंदर, या ये डायरेक्टली हमारे पास बाइनरी में जाके चलता है? नहीं, ये इसको असेंबली लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं होती, मतलब इसका असेंबलर इसी के अंदर इंस्टॉल होता है। जावा वर्चुअल मशीन में असेंबलर होता है, वो जी उसको जी। डिकोड खुद ही करता है उसको, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से कोई भी हेल्प नहीं लेता। माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ वो बाइनरी कोड 10 के फॉर्मेट में दे देता है जिसको वो माइक्रो प्रोसेसर चलाता है। ठीक है। तो मतलब कि ये डायरेक्ट बाइट जावा बाइट कोड से डायरेक्ट बाइनरी में जा रहा है, इसके जी, दरमियान कुछ भी नहीं है? इसके दरमियान मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि सारी चीजें जावा वर्चुअल मशीन के अंदर है। जेवीएम, वो जेवीएम जी एक्चुअली जो है वो बाइनरी कोड में जनरेट कर देता है सारा कोड, तो माइक्रो प्रोसेसर से हेल्प नहीं लेगा तो जाहिर है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर पे चल जाएगा ये कोड। ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा, अब ये हमने वर्चुअल मशीन्स के बारे में पढ़ा, तो वर्चुअल मशीन जो है वो मल्टीपल लेवल्स के ऊपर अभी आप देखो आजकल आप सी शार्प पे काम कर रहे हो तो बहुत सारे लेवल्स आ गए हैं। ठीक है, सी शार्प आप मशीन से इस वक्त बहुत दूर हो। मशीन का मतलब क्या, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर से इस वक्त आप बहुत दूर हो और बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहे होते हो। बहुत सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल जाती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, बल्कि आप सेंटेक्स लिख रहे होते हो आपको बताता भी है सेंटेक्स इसका ये है, आपको गाइड कर रहा होता है कि आप गलती ना करें प्रोग्राम लिखने में। तो बहुत एडवांस लेवल के ऊपर जो है ना एक्चुअली आप काम कर रहे होते हो, और मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो है वो आगे होती हैं जिसके जरिए से आप कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर पाते। तो अगर आप ये देखो यहाँ पर एक दिखाया है कि फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को आप देखो, आप जो है ना एक्चुअली आप जो है ना वो लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आप हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, इस पे आप इस लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो, इस पे आप कोड लिख रहे हो। ठीक है, हम सी शार्प वगैरह पे जो काम करते हैं, सी प्लस प्लस सी शार्प पे, वो आप एक्चुअली वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो आप काम करते हैं, यहाँ पर आप कोड करते हो। यहाँ से कोड आपका जो है प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली कन्वर्ट किस में होता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। यहाँ से आपका कोड जो है असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, यानी कि हम काम कर रहे होते हैं लेवल 4 पे। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो हम एक्चुअली लेवल 4 पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम तो हम हाई लेवल पे करते हैं लेकिन जाहिर है वो फिर कन्वर्ट किस में होता है, असेंबली में कन्वर्ट होता है बैक एंड के ऊपर। यानी कि लेवल 3 में उसकी ट्रांसलेशन होती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और फिर असेंबली लैंग्वेज से फिर मजीद उसकी ट्रांसलेशन होती है लेवल 2 पे। लेवल 2 पे क्या है, आइजा। आइजा क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, यानी कि ये वो कोड है जो माइक्रो प्रोसेसर समझता है। इसको हम ऑप कोड कहते हैं, ऑपरेशनल कोड। आगे इसके बारे में तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह आपको ऑप कोड।
ऑपरेशनल कोड। तो ये मैक्रो प्रोसेसर जो है ना, वो जो इंस्ट्रक्शंस जो समझता है वो ऑलरेडी उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, बिल्ट इन होती हैं। तो असेंबली लैंग्वेज का कोड जो है वो उस मैक्रो वो ऑप कोड के अंदर कन्वर्ट होता है, उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर कन्वर्ट होता है जिसको मैक्रो प्रोसेसर समझ सकता है ऑप कोड के अंदर। तो ये लेवल 2 पे है। और फिर वो आखिर में फाइनली ऑप कोड जो है किसमें कन्वर्ट होता है? डिजिटल लॉजिक में। डिजिटल लॉजिक का मतलब क्या है? 1010 बाइनरी, जिसको आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेवल 1 के लो। यानी कि आप लेवल 4 पे, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो तो लेवल 4 पे काम कर रहे हो, लेकिन वो बैक एंड में वो पे लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 पे जाके जो है वो चल रहा होता है। ये ट्रांसलेशन हो रही होती है बैक एंड पे सारी सबकी, वन बाय वन। और यहाँ पर फाइनली आप उसको एग्जीक्यूट कर ले, मतलब प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये मल्टीपल लेयर्स पे जो हमारा प्रोग्राम काम कर रहा होता है। अगर आप देखो, आप सी शार्प पे जब आप काम करते हो, सी शार्प पे जो है ना वो लगा हुआ होता है कंपाइलर। यानी कि आपका सी शार्प का जो भी काम आप करते हो, उस काम को करने के बाद आप क्या करते हो? उसको कंपाइल करते हो। तो कंपाइल कैसे करोगे? कंपाइलर के जरिए। कंपाइलर जो है वो कंपाइल करता है। कंपाइलेशन के अंदर बहुत सारा, कंपाइलेशन में बहुत बड़ा प्रोसीजर इन्वॉल्व है। इस पूरी प्रोसीजर को समझना जो है ना वो समझने के लिए बहुत डिटेल चाहिए, इसलिए आपका कोर्स रखा गया है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के नाम से। उसमें आपको कंपाइलर बनाना सिखाया जाएगा। तो एक्चुअली वो कंपाइलर सी शार्प के अंदर जो है ना, वो कंपाइलर बिल्ट इन होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कंपाइलर बिल्ट इन होता है। आप हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो। जब कंपाइल करोगे, जाहिर है फिर वो कंपाइलेशन करने के लिए वो करता क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है पहले प्रोग्राम को असेंबली में। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली के अंदर जब प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है, फिर असेंबली के कन्वर्ट होने के बाद प्रोग्राम किसके हवाले होता है? मतलब असेंबली का प्रोग्राम कन्वर्ट होता है असेंबलर के हवाले। असेंबलर, तो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट होता है असेंबलर के हवाले। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर उस असेंबली लैंग्वेज के कोड को ऑप कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो उन कोड्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है, ऑप कोड। और फिर वो ऑप कोड जो है फाइनली बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कि समझता है माइक्रो प्रोसेसर, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है। इस तरह से आपका जो है सी शार्प का प्रोग्राम चलता है। हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी प्रोग्राम का प्रोग्राम चलता है। लेकिन देखो फायदा क्या है, सी शार्प पे अगर आप कोड कर रहे हो तो पहले तो वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, फिर वो बाद में जाके ऑप कोड में तो एक स्टेप बढ़ गया। अगर आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो तो फिर आपको डायरेक्टली उसका ऑप कोड जनरेट होगा। अब आपको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी में तो आपने प्रोग्राम लिखा है। अगर आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो तो एक्चुअली आप इस लेवल पे काम कर रहे हो, तो लेवल 3 पे, जो कि माइक्रो प्रोसेसर से ज्यादा करीब है। इसलिए आपका कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज की ट्रांसलेशन का जो काम था वो आपने वो अब ये नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर है आप असेंबली लैंग्वेज में डायरेक्टली काम कर रहे हो। तो इसलिए आपका प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ ज्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में डिले आता है। और डिले किस वजह से आता है? क्योंकि वो कंपाइलेशन में डिले लेता है, और कंपाइलेशन के अंदर बहुत बड़ा प्रोसीजर इन्वॉल्व है, और कंपाइलेशन के बाद जो है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ये सारा टाइम आपका बच जाता है अगर आप डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम करते हो। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? कोई क्वेश्चन हो तो हाँ, तो नजम कोई जी कीजिए। मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपका माइक जी। सर सर मेरा सवाल ये था कि आपने बताया कि अभी सी शार्प जो है को जैसे जावा की एग्जांपल आपने दी कि पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर वो जाके आपके पास डायरेक्ट जाके बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। सो मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हम असेंबली में कोड लिखते हैं, वो ज्यादा फास्ट होगा बनिस्बत हम सी शार्प के लिखें, ठीक। मगर यहाँ पे मेरा सवाल ये आता है कि जब सी शार्प की कोई आप प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले कंपाइल होके उसको बाइट कोड में कन्वर्ट तो करता है वो, तो फिर हमारा जो टाइम लगेगा वो सिर्फ फर्स्ट टाइम लगना चाहिए ना, क्योंकि पहले हमने कंपाइल करके उसको बाइट कोड में डाल दिया। अब बार बार जब प्रोग्राम रन करेंगे तो हम बाइट कोड रन कर रहे हैं, बजाय कि हम पूरे प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल कर रहे हैं जी। वही बात है कि पहली फर्स्ट टाइम की बात हो रही है कि फर्स्ट टाइम के अंदर ज्यादा डिले लेगा।
लेकिन जी जाहिर है बात जब वो एग्जी बन जाती है उसकी आखिर में तो सबकी एग्जी जी बन जाती है, एग्जी जी बनने में जी तो टाइम नहीं लेता, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप लिखोगे और उसके बाद करने में जो है जाहिर है उसके अंदर टाइम लग जाता है। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इस वजह से जो है ये चीजें हो पाती है। तो आपका देखिए आप असेंबली लैंग्वेज में कर रहे हो तो आप देखो कंपाइलर का काम क्या, कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये कन्वर्जन का काम आपको करना नहीं पड़ेगा अगर आपने डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज में काम किया है, तो ये आपका टाइम बच जाता है। तो इसलिए वजह से जो है ना ये ज्यादा फास्ट होता है। और जाहिर है जितनी मरतबा भी आप प्रोग्राम को रन करोगे, अगर आपकी एग्जी बन गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जरा से भी चेंज किया है, एक अगर आपने वेरिएबल ही चेंज किया है, तो दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, तो बार बार कंपाइलेशन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से डिले बहुत आएगा। असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये सारा डिले बच जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, above the ISA level programming languages provide translation layers to make large scale software development practical. Assembly language which appears at level 3 uses short mnemonics such as, अब असेंबली लैंग्वेज जो लेवल 3 पे काम कर रहे हैं जिसमें इसमें निमोनिक यूज होता है, जैसे हम लिख सकते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये आसान है समझना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मूव करना, ये हम देखेंगे। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है इसी तरह की जो है इंस्ट्रक्शंस जो है आपको नजर आएंगी, और ये फिर बैक एंड के अंदर जाहिर है कन्वर्ट होती हैं अपने ऑप कोड के अंदर। ये इनको हम कहते हैं निमोनिक, ये लिखा हुआ है लफ्ज निमोनिक। निमोनिक का मतलब क्या है कि ये निमोनिक कहलाते हैं, ऐड लिखना, ऐड सब्ट्रैक्ट, ये सभी लैंग्वेज में हम इस तरह से लिखते हैं। और बैक एंड पे इसका जो ऑप कोड है जिसको माइक्रो प्रोसेसर समझता है, वो असेंबलर जो है वो ऑप कोड में कन्वर्ट कर देगा असेंबली लैंग्वेज की सारी इंस्ट्रक्शंस। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेटेड असेंबल्ड इन देयर एंटायरिटी इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर दे बिगिन टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो सारा जो आपका प्रोग्राम है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एग्जीक्यूशन से पहले, यानी कि असेंबली लैंग्वेज से पूरा कोड लिखा हुआ होगा वो आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सबका ऑप कोड बनेगा, और ऑप कोड बनने के बाद जो है वो सबको एग्जीक्यूट कर देगा। ये आगे इसकी तफसीलात और बताऊंगा ऑप कोड के बारे में। तो हाई लेवल लैंग्वेज पे आपने काम किया, जाहिर है वो लेवल 4 है, और वो जाहिर है वो कन्वर्ट होगा। प्रोग्राम्स इन दिस लैंग्वेजेस कंटेन पावरफुल स्टेटमेंट that translate into multiple assembly language instructions. You can see such a translation, for example, by examining the listing file output is created by C++ compiler. ये चीजें थोड़ी सी एडवांस हैं, तो आप कंपाइलर में इसको जब आप पढ़ोगे तो देखोगे। The assembly language code is automatically assembled by their compiler into machine language. ठीक है, तो ये कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें यहाँ पर आपको बताई गई। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये भी दिखा दूं कि बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा है। यानी कि आप जो है वो अगर आप सी शार्प पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप सी शार्प पे अगर काम कर रहे हो, सी शार्प पे काम कर रहे हो, आपने यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, सी शार्प पे आपने काम किया। अब ये कन्वर्ट किस में होगा, या सी शार्प पे क्या लगा हुआ है, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज हर हाई लेवल लैंग्वेज एसोसिएटेड होता है। इस कंपाइलर ने किस में कन्वर्ट कर दिया, असेंबली लैंग्वेज। आपका पूरा प्रोग्राम जो आपने सी शार्प पे लिखा था, अब वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। ये असेंबली लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया, कंपाइलर ने कन्वर्ट किया। फिर असेंबली लैंग्वेज के साथ क्या लगा हुआ होता है, असेंबलर।
असेंबली लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम जो है आप कंपाइल नहीं करते हैं। आप देखना जब आप आपकी लैब भी होगी और आप उसमें आपको कोड लिखवाया जाएगा पूरा, उसमें उसके अंदर ना आप कंपाइल नहीं करोगे बल्कि आप असेंबल करोगे। असेंबली लैंग्वेज के कोड को असेंबल किया जाता है। असेंबल कौन करता है? असेंबलर करता है। तो असेंबली लैंग्वेज के साथ असेंबलर लगा हुआ होता है, वो उसको असेंबल करेगा और असेंबल करने के बाद वो एक कोड जनरेट कर देगा। उस कोड को हम क्या कह रहे हैं? ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, जो कि मशीन समझती है, माइक्रो प्रोसेसर समझता है। इंस्ट्रक्शन सेट जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है, उसको कहते हैं हम ऑप कोड। ऑप कोड ये प्रोसेसर समझता है, सीपीयू। सीपीयू उसको समझेगा ऑप कोड को, और सीपीयू उस ऑप कोड को समझने के बाद फाइनली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी नंबर्स में। बाइनरी नंबर्स में। ऑप कोड को फाइनली बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो है आपका जो है ओवरऑल प्रोसीजर होगा कि आपने सी शार्प पे लिखा, लेकिन इस तरह से आपको कन्वर्ट होता है। ये आपको पूरा समझ में आ गया? सारी सारी चीज ये काम हो रहा होता है बेसिकली बैकग्राउंड में। इस कोर्स के अंदर देखो, इस कोर्स को पढ़ने का फायदा क्या है? इस कोर्स को पढ़ने का फायदा ये है, आप आपने पूरा पहला स्टेप छोड़ दिया कंपाइलर वाला। आप यहाँ पर काम कर रहे हो। असेंबली लैंग्वेज में कोड करोगे तो आप यहाँ काम कर रहे हो, और आप डायरेक्ट असेंबल करके ऑप कोड जनरेट करो होगा आपका। तो आपका प्रोग्राम इसलिए ज्यादा फास्ट होगा। तो ये मैं मतलब समझा भी चुका था, लेकिन दोबारा मैंने यहाँ पे इसलिए समझाया कि विजन आपका क्लियर हो जाए कि एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज में होगा क्या, और किस तरीके से कंपाइलर जो है वो, सॉरी असेंबलर किस तरीके से प्रोग्राम को असेंबल करेगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन तो शो हो रही है ना आप सबको? स्क्रीन तो मैंने यहाँ शो की हुई है। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। सही, ठीक है। अच्छा, ये बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। डीएलडी में आप पढ़ के आए हो, डीएलडी आप सबने क्लियर किया है, जाहिर है, जब भी इस कोर्स में आपने रजिस्ट्रेशन कराई है। तो आप देखो बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही है बाइनरी नंबर के अंदर के 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। अच्छा, एमएसबी और एलएसबी ये दोनों टर्म है जो बार बार हम यूज करेंगे। एमएसबी का मतलब क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एलएसबी का मतलब क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा लिखा हुआ है, ये सारी बिट्स लिखी हुई है ना, 1 डबल 1 0 डबल 1 डबल 0 1 0 1 डबल 0 ट्रिपल 1 0, ये डबल 0, ये जो है पूरी बिट्स लिखी हुई है। ये कितनी बिट्स है? 16 बिट्स है। जीरो से लेके, जीरो से स्टार्ट हुई है, 16 15 पे जाके खत्म हुई है, तो टोटल 16 बिट्स हो गई ना। टोटल 16 बिट्स हो गए। अच्छा, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी? अब इसमें आपसे, अब देखो इसमें ये याद रखना होता है कि भाई सब आप, क्योंकि हम बार बार हम कहेंगे कि भाई ऑपरेशन शुरू करना है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पहली बिट कौन सी है। पहली बिट ये भी हो सकती है, पहली बिट ये भी हो सकती है, 1 भी पहली बिट हो सकती है, 0 भी पहली बिट हो सकती है। तो हम पहली दूसरी नहीं करेंगे, हम कहेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो आपकी राइट मोस्ट होती है ना, राइट मोस्ट होती है, वो आपकी होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो 0 है, राइट मोस्ट। और जो लेफ्ट मोस्ट होती है उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने हैं, बार बार हम इसका यूज करेंगे। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मैं बात करूं लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट की, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, क्योंकि देखो इसके अंदर कितने बाइट्स हैं? 0 से लेके 15 तक, तो इसका मतलब क्या हुआ? 16 बिट्स। 16 बिट का मतलब क्या हुआ? 2 बाइट, क्योंकि जाहिर है एक 8 बिट का एक बाइट होता है, 8 बिट्स का एक बाइट होता है, तो 16 बिट का मतलब कितना हो गया? 2 बाइट्स। तो शुरू की जो लीस्ट, अगर मैं कहूंगा, अगर मैं बात करूं लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट का मतलब क्या है? शुरू की 8 बिट। ये शुरू की 8 बिट, यहां तक ये शुरू की 8 बिट जो है ना, ये हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट।
लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, बाइट की अगर हम बात करें, और ये अगला जो बाइट होगा जो कि जिसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ रही है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। बिट्स के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, बिट्स नंबरिंग के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ देखें ये 16 बिट की पोजीशंस हैं, बिट्स 16 बिट की हम बात की थी 0 से लेके 15 तक, और ये तो आपको पता ही है 2 की पावर पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। 2 की पावर ये आपने पढ़ा होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह चलता है, और इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। तो ये 8 बिट का अंदर जो है 64 और 128 भी आता है, ठीक है। आखिर में जो है इस तरीके से जीरो नहीं होता, शुरुआत में ही 1 होता है, ठीक है। यहाँ से 1 होता है, 1, 2, 4, 8 इस तरह चलता है। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, ठीक है। ये तो आपने देखा ही होगा, नीचे दिखाया हुआ टेबल में। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 8 बिट के अंदर जो आप जाओगे 128 बिट के 128 तक। लेकिन अगर 16 बिट की हम बात करें तो आप 2 की पावर 15 पर आप जाओगे 32,768 तक। तो ये एक्चुअली पावर ऑफ पावर्स का आप सबने पढ़ा हुआ होगा, डीएलडी में आप पढ़ कर आए हो, ये सबका आपको आइडिया है, सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू करवाया जा रहा है चीजों का। ट्रांसलेटिंग बाइनरी टू डेसिमल, अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, उसी कन्वर्जन कैसे करोगे, आपको आता है, आपने करके आए हो। जैसे कि आपने देखो, अगर फॉर एग्जांपल 9 है, 9 ये किसका है, डेसिमल का 9 है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है कि 2 की पावर 0 जो आखिरी बिट है D0 D नॉट, उसको मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 0 से, फिर प्लस कर दोगे D1 को 2 की पावर 1 से, फिर प्लस कर दोगे D2 को 2 की पावर 2 से, इस तरह से चलेगा। ये सारा फार्मूला लिखा हुआ ऊपर। वैसे बैकएंड में क्या है, ये आपकी 8 बिट्स लिखी हुई है, 8 बिट के अंदर देखो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 और 128। जाहिर है इसके अंदर जो बिट 1 है, कौन सी बिट 1 है, एक तो ये वाली बिट 1 है 1 वाली, और एक ये वाली बिट 1 है 8 वाली। तो 8 और 1 कितना बन गया, 9, ठीक है। तो 0 बिट जो 2 की पावर 0 वाली बिट थी, ये 1 प्लस 2 की पावर 0 ये वाली बिट आपने ली, और 1 ये वाली बिट जो है 1 हुई हुई है, तो ये लिखा हुआ 1 प्लस 2 की पावर 3, ये वाली बिट आपने ली 8। तो 8 प्लस 1 क्या बन गया, 9, ठीक है। 8 प्लस 1 बन गया 9। तो ये आपको कन्वर्जन दिखाया गया है कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, ये आपको आता है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके स्लाइड के अंदर, ये तो आपको आता है ना सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे यहाँ पर सिर्फ ज्यादातर रिव्यू हो रहा है, ये चीजें आपने पढ़ी हुई है। ट्रांसलेटिंग अनसाइंड डेसिमल टू बाइनरी। अनसाइंड डेसिमल देखो, साइंड और अनसाइंड का तो आपको पता है ना, आइडिया है ना कि साइंड और अनसाइंड में क्या होता है। साइंड में होता क्या है कि जैसे अगर 8 बिट है, समझो ये बिट्स लिखी हुई है, अगर मैं कहता हूं ये अनसाइंड है, अगर मैं कहता हूं ये अनसाइंड है, अनसाइंड का मतलब हुआ कि ये अब 8 की 8 बिट काउंट होंगी, इसमें कोई भी बिट साइन बिट नहीं है, क्योंकि ये अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब है कोई भी बिट साइन नहीं, साइन बिट नहीं है, ये वैल्यू ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि ये वैल्यू जो है अनसाइंड है।
तो अनसाइंड वैल्यू को ज्यादातर पॉजिटिव ही काउंट करते हैं। तो लेकिन इसके अंदर कोई साइन के लिए कोई बिट रखी हुई नहीं है, ठीक है, यानी कि सारी बिट काउंट होंगी आखिर तक 128 तक, ठीक है, 128 तक खत्म हो रहा है ना, यानी कि ये साइन बिट, क्योंकि ये बिट जो है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, अनसाइंड की बात करें। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ऊपर जो मैंने बाइट लिखी हुई है ये साइंड है, अगर मैं इसको साइंड कहता हूं तब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आप देखोगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1 है। तो 1 का अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हुई तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट शो कर रही है कि ये नेगेटिव वैल्यू है। और अगर ये वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई होती तो भी आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखोगे, तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो आप कहोगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। यानी कि दूसरे लफ्जों में नेगेटिव पॉजिटिव ये सारी चीजें देखी जाती हैं जब आप साइंड की बात करते हो, लेकिन जब आप अनसाइंड की बात कर रहे होते हो तो कोई भी चीज नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, सब चीजें इक्वल होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, और सबको पॉजिटिव ही एक तरह से लिया जाता है। बाद लोग ये समझते हैं साइंड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू नहीं होती, नेगेटिव वैल्यू होती है, ऐसा नहीं है। साइंड में दोनों वैल्यू होती है, नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। साइंड में दोनों वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, डिपेंड करता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, नेगेटिव है, 1 है या 0 है। अनसाइंड के अंदर जो है नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये बात क्लियर है सबको? मेरे ख्याल में क्लियर होगी ये चीज मतलब ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इसमें पेपर में भी गलतियां करते हैं और चीजों को समझ में मतलब मैं अगर अनसाइंड देता हूँ फिर उसमें नेगेटिव बता रहे होते हैं, अनसाइंड में तो नेगेटिव आएगा नहीं ना, या अनसाइंड में बता रहे होते हैं कि नेगेटिव वैल्यू है या इस तरह। तो अगर मैंने अनसाइंड लिखा है तो उसका मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। हाँ अगर मैंने साइंड लिखा है तो उसका मतलब होगा कि आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव, फिर आप देखोगे, अनसाइंड में तो नहीं देखोगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें ये दिखाया गया ट्रांसलेटिंग अनसाइंड डेसिमल टू बाइनरी। अनसाइंड डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अनसाइंड डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू जो आपको दी हुई है वो 37 है, 37 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एक तो वही वैल्यू वही तरीकेकार है जो मैंने आपको पहले बताया था, वो भी कर सकते हो, या 2 से डिवाइड कर दो। 37 को 2 से डिवाइड किया, 18 क्वोशंट आया, 1 रिमाइंडर आया, ठीक है। तो फिर 18 दोबारा उठाओगे आप, 18 को दोबारा 2 से डिवाइड करोगे, 9 क्वोशंट आएगा और 0 रिमाइंडर आएगा, 9 2 से 18 0 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर दोबारा 9 को उठाओगे, 2 से डिवाइड करोगे, फिर 9 2 से करोगे, 2 4 8 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर दोबारा 1 को उठाओगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 4 0 रिमाइंडर। फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2 0 रिमाइंडर। और आखिर में जाहिर है 1 बच जाएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्वोशंट जो है वो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो सीक्वेंस क्या बनेगा, 101 इस तरीके से आपको लिखा हुआ है, यहाँ देखो आप 101 00 10 101 00 10, यहाँ तो कन्वर्ट हो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ के आपका जो है बिट्स आपकी, सॉरी ये वाली बिट्स तो नहीं ली जाएगी, ये 1 तक ही खत्म हो रहा है, 101 001 यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 00101, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन आप ये देखो ये कितने बिट्स हैं, ये आपकी 6 बिट है, 6 बिट है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप ये बात याद रखिएगा, जो भी जवाब देना है ना वो बाइट वाइज देना है। तो एक बाइट तो पूरा होना चाहिए, ये 6 बिट का बाइट नहीं होता, 8 बिट का बाइट होता है। उसको अगर 8 बिट बनाने तो क्या करोगे, लीडिंग 2 जीरोस लगा दोगे, तो लीडिंग 2 जीरोस लगा दिए, इसकी लीडिंग 0 2 जीरो लगा, लीडिंग जीरोस आप लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में 0 नहीं लगाना कभी भी, वरना वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन अगर शुरू में 0 लगा दोगे तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होती। अब ये एक बाइट बन गया, ठीक है, ये 37 ही लिखा हुआ है एक बाइट में, तो ये सही है। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक बाइट में नहीं लिखा हुआ, समझ में आ रहा है? असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपने जो भी जवाब देना है वो बाइट वाइज देना है, एक एक बाइट में। अगर बाइट में कमी है तो वो लीडिंग जीरोस आप लगाओगे, या नीचे ये बात लिखी हुई है।
ठीक है, कि आपने लेफ्ट के अंदर जीरोस को इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि ये चीज हो जाए। जी फजील कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, करें। जी सर, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 4 को इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो देन भी मेरे पास 4 की उसमें मेरे पास सिर्फ 0 1 0 जाना वो आएंगे, 0 1 0 0 डिजिट आएगा बस जी हमारे पास। जी तो उसके उस सूरत में भी मुझे टोटल आगे जो बचेंगे 8 में फिर जीरोस लगाने होंगे। जी जी, आज जैसे ये 4 लिखा है ना, ये 4 ये 4 है ना, तो 4 के बाद अभी आप जितने जीरो से आप लगाओगे, यानी कि ठीक है। आंसर हमेशा हमारे पास 8 बिट्स में ही आएगा। हाँ, 8 एक बाइट में जवाब देना हमेशा, ओके। लीडिंग जीरोस लगा देना ताकि जवाब में आपका एक बाइट बन जाए। असेंबली लैंग्वेज है ना, बाइट वाइज काम करता है। आप देखना आगे जाके हम सारा काम बाइट में करेंगे, तो बाइट के अंदर आपको जवाब देना होगा हर चीज का। ओके सर, थैंक यू। तो ये तो आपको आता है ना कन्वर्जन, मैं तो सिर्फ आपको रिव्यू करवा रहा हूँ, ये आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना आती है होगी, डीएलडी वगैरह में तो सारा काम ही इसी पे हुआ है कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आपको आती है, सबको अंडरस्टूड है। सिर्फ ये बात बताना जरूरी है आपको कि जो है वो लीडिंग जीरो जो है वो आप इंट्रोड्यूस करोगे अगर आपकी वैल्यू बाइट से कम होगी तो। अच्छा, आगे चलते हैं। ये आपको पता होता है, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आती होगी, ठीक है। यानी कि अगर 1 + 1 + 1 तो इसका 3 है, मतलब है, ठीक है। 3 को हम जाहिर अगर 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को ऐसे लिखते हैं 1 0, 3 को कैसे लिखेंगे 1 1, ठीक है। ये आपको पता है ना कि 1 + 0 1, 1 + 1 का मतलब 2, 2 को आप बाइनरी में ऐसे लिखोगे, 1 + 1 + 1 3, 3 को आप बाइनरी में ऐसे लिखोगे, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाता है 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको पता है सब्ट्रैक्शन के अंदर 1 - 0 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 3 - 1, ये 3 लिखा हुआ बाइनरी में, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। तो बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपको आनी चाहिए। अच्छा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को आपको पता है टूज कॉम्प्लीमेंट वगैरह से आपने पढ़ा होगा, डीएलडी में टूज कॉम्प्लीमेंट वगैरह, यहाँ पर भी आपको एग्जांपल में दिखाया जाएगा कि सब्ट्रैक्शन के अंदर एक्चुअली हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन वो परफॉर्म होती है, एक्चुअली वो इन्वर्स करके एडिशन की जाती है। जैसे बाइनरी एडिशन, जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा है 4 और ये लिखा है 7, ठीक है। बाइनरी का 4 लिखा है, देखो आप दोबारा नोट करो, ये कितने 4 तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा एक बाइट में लिखा है 4, ठीक है। और ये 7 पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाता है 7, लेकिन 7 के अंदर लीडिंग जीरो लगा दी है, पूरा एक बाइट में लिखा। तो 4 7 को प्लस किया तो जवाब क्या आया 11, 11 कैसा आया, जाहिर है ये 1 0 1 को प्लस किया 1, 0 1 को प्लस किया 1, 1 1 को प्लस किया 2, 0 नीचे आ जाएगा, 2 के 1 0 लिखते हैं ना, तो 0 नीचे आ गया, 1 कैरी हो गया और 1 को हमने दोबारा से यहाँ पर लिख लिया, बाकी जीरोस ही हैं। तो ये क्या बन गया, ये 11 बन गया, 1 2 4 8, और 1 2 4 8 किया तो 8 2 और 1, ये बन गया 11। तो 8 बिट में ही सवाल लिखा हुआ है, 8 बिट के अंदर ही मतलब जवाब देना है इसका। तो ये बाइनरी एडिशन यहाँ पर हुई है जो आपको आती भी है। अच्छा, इंटीजर स्टोरेज साइजेस, मल्टीपल साइज के अंदर जो है स्टोरेज आप कर सकते हो। अच्छा, ये बात यहाँ पर नोट करने की है, बाइट का मतलब क्या हो गया 8 बिट, 8 बिट को एक बाइट कहते हैं, ये आपको पता है। 16 बिट को ना, 16 बिट भी जगह जगह यूज होगा असेंबली में, और जहां 16 बिट आएगा ना हम इसके लिए लफ्ज यूज करेंगे वर्ड। वर्ड का मतलब है 2 बाइट, 16 बिट्स, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे असेंबली में, बहुत यूज होगा, वर्ड पे काम कर रहे होते हैं। वर्ड का मतलब क्या है 2 बाइट 16 बिट्स। फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है डबल वर्ड, डबल वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड को दूना कर दो, वर्ड 16 का होता है,
तो वर्ड को दुगना कर दोगे तो 32 हो जाएगा, 32। तो 32 क्या मतलब 4 बाइट, डबल वर्ड के अंदर 4 बाइट होता है। ये भी असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम यूज करेंगे, यानी या तो हम वर्ड बाइट यूज करेंगे या वर्ड यूज करेंगे या डबल वर्ड यूज करेंगे। क्वाड वर्ड भी होता है। क्वाड वर्ड का मतलब क्या होता है? 8 बाइट, सॉरी 8, हाँ क्वाड वर्ड का मतलब होता है 8 बाइट, 64 बिट्स हो जाती है, 64 बिट्स 8 बाइट, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्वाड वर्ड। तो एक्चुअली ये आप देखो बाइट वाइज काम हो रहा होता है, बाइट वाइज काम हो रहा होता है। और ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, बाइट, वर्ड, डबल वर्ड, ये तो ज्यादातर आता रहेगा, बार बार आएगा। और उसके अंदर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं वर्ड कह रहा हूँ तो 2 बाइट की बात हो रही है, अगर मैं डबल वर्ड कह रहा हूँ तो 4 बाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो उस चीज को आपने ध्यान में रखना है, उस चीज को क्लियर रखना है। ये बार बार हम यूज करेंगे टर्मिनोलॉजीज असेंबली लैंग्वेज के अंदर, आगे आएंगी। और ये नीचे रेंज दिखाई थी, अनसाइंड बाइट की रेंज क्या है 0 से लेकर 255 तक, अनसाइंड वर्ड की रेंज क्या है 0 से लेकर 65,535 तक, ये रेंज लिखी हुई है। अनसाइंड डबल वर्ड की रेंज ये है, अनसाइंड क्वाड वर्ड की रेंज ये है। क्वाड वर्ड की बहुत बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी वैल्यूज को आप स्टोर करा सकते हो। तो एक्चुअली आप कहते हैं डेटा टाइप, आपने सी शार्प में पढ़ी होगी डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ठीक है, फ्लोट, डबल, वो डेटा टाइप आपने वहां पढ़ी थी। यहाँ पर डेटा टाइप जो है ना वो ये है, बाइट, वर्ड, डबल वर्ड, क्वाड वर्ड, ये डेटा टाइप है। ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक्चुअली वो बाइट वाइज कायम होता है, बाइट वाइज कायम होता है, तो इसलिए बाइट वाइज ही हम काम कर रहे होते हैं। डेटा टाइप यही है इसके अंदर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इनका 20 बिट पे कितनी वैल्यू बनेगी आप कर देना, 2 की पावर 20 माइनस 1 कर देना तो 20 बिट की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा जी, हेक्साडेसिमल इंटीजर्स। हेक्साडेसिमल के बारे में भी आपको आइडिया होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। 4 बिट पे होता है, ये तो आपको पता ही होगा। 4 बाइनरी बिट मिलके एक हेक्सा का नंबर बनता है। ये डेसिमल है, ये हेक्सा है। 3 कॉलम बने हुए, एक बाइनरी, एक डेसिमल और ये हेक्सा। तो 4 बिट बाइनरी की मिलके एक 0, इसका मतलब 0, डेसिमल हेक्सा का भी 0 ही कहेंगे। 4 बिट बाइनरी की 1 है, ये 1 है, तो डेसिमल में इसको 1 कहेंगे, हेक्सा में इसको भी 1 कहेंगे। तो इस तरीके से चल रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ तक तो आप देखो हेक्सा डेसिमल और हेक्साडेसिमल बिल्कुल बराबर है। कहाँ तक बराबर है? 9 तक बराबर है। 9 के बाद जब 10 आता है तो बाइनरी का 10 हम लिखते हैं 1010, लेकिन हेक्सा में हम कैसे लिखेंगे इसको? ए, इसको हम ए कहते हैं, 10 नहीं कहते। इस तरह से 11 के अंदर हम हेक्सा में इसको बी कहते हैं। इस तरह 12 के अंदर हम हेक्सा में इसको सी कहते हैं। 13 के अंदर हेक्सा में इसको हम डी कहते हैं। 14 हेक्सा में इसको ई कहते हैं। 15 हेक्सा में इसको हम एफ कहते हैं। तो हेक्सा के अंदर एफ तक होता है, एफ से ज्यादा वैल्यू हेक्सा में पॉसिबल है नहीं, ये आपको पता होगी बात, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर मतलब टेबल में दिखाई जा रही है। और याद रखिएगा कि एफ से ऊपर हेक्सा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, दोबारा आप कनेक्ट कर लीजिएगा। लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, कुछ सेकंड्स के अंदर ये ड्रॉप हो जाएगी मीटिंग, दोबारा से आप रिकनेक्ट कर लीजिएगा।